मूल निवासी साथियों का मैं एक संवैधानिक व्यवस्था बताऊंगा, धार्मिक व्यवस्था बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी। तो साथियों, यहाँ पे हमारे जितने भी जो मूल निवासी भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एससी समाज के हो सकते हैं, एसटी समाज के हो सकते हैं, ओबीसी समाज के हो सकते हैं, और ये तीनों का जो डीएनए है, ये डीएनए के भाई भाई हैं। ये जो तीनों लोग हैं ये डीएनए के भाई भाई हैं। ये साइंस बोल रहा है। डीएनए साइंटिस्ट माइकल बामसाद 21 मई 2001 में इस अनुसंधान को सार्वजनिक किया। और आप लोगों को रिपोर्ट देख के हैरानी हो जाएगी कि हम लोग कभी कभी जो ज़्यादातर जो उरांव लोग होते हैं ना, उन लोग अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, ये खट्टर बलनार ऐसा बोलते हैं। और वो जो उन लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो दूसरे भाई लोग बोलते हैं कि ये उरांव मन नहीं जाने यार, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण है। तो ये जो हमारा जो साइंटिस्ट है माइकल बामसाद और उनके भारतीय साइंटिस्ट लोगों का जो टीम है, ये इन्होंने जब डीएनए अनुसंधान किया तो देखा कि आपका नस्ल, हमारा नस्ल, पूरे एसटी सी ओबीसी का जो नस्ल है वो एक नस्ल है, लेकिन आपस में लड़ रहा है। और इसके पीछे लड़ क्यों रहा है उसका कारण को मैंने जानने का प्रयास किया। कब जानने का प्रयास किया? जब मैं भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ा, जानने का प्रयास किया कि क्यों लड़ रहे हैं। तो इन लोग अपने स्वविवेक लड़ नहीं रहा है, इनको लड़वाया जा रहा है पीछे से। आप जिस भी गांव में होंगे, एसटी एससी ओबीसी के बीच में लड़ाई कम होता है, लेकिन उनको लड़वाने के लिए इनको भड़काया जाता है। तो भड़काने वाले लोग कौन हैं और भड़काने वालों से आपका क्या रिश्ता नाता है और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इस बात को समझे बगैर हम लोगों की जो लड़ाई है वो आगे नहीं बढ़ना है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये जो टेलीविज़न है, ये जो अखबार पेपर है, जिसको आप खबर बोलते हैं, ये खबर नहीं है, ये षड्यंत्र है। अभी हम लोग सोशल मीडिया के अंदर में अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, तो हमारी सोशल मीडिया के वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में कमेंट आता है। कमेंट क्या आता है कि आप आदिवासी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ईसाइयों का समर्थन क्यों करते हो, ऐसा आता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कमेंट में कि जो भारत का संविधान है, जिससे देश चल रहा है, वो सभी लोगों के लिए धर्म की मानने की आज़ादी और स्वतंत्रता दिया हुआ है। और आर्टिकल 25 बोलता है कि कोई भी आदमी अपनी अंतःकरण की भावना के साथ में किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। मैंने तो पर्टिकुलर ईसाई धर्म का कभी भी मतलब कि प्रचार नहीं किया, या मैंने कभी बुद्धिज़्म का प्रचार नहीं किया। अरे जिसको जो इच्छा वो करे। तो ये जो हमारे जो अन्य भाई लोग हैं, जो डीएनए के हमारे भाई हैं, वो ईसाई से क्यों नफरत कर रहा है, उसके पीछे कारण है साथियों, ये जो आरएसएस नाम का जो संगठन है, ये जो बजरंग दल नाम का जो संगठन है, और इस संगठन के जो मालिक हैं डीएनए के आधार पे प्रमाणित विदेशी लोग हैं। ये लोग संख्या के आधार पे 3.5% हैं, और इन लोग अपने संख्या के आधार पे अगर इन लोग चुनाव लड़ेगा तो गांव का वार्ड पंच नहीं बना सकता है। तो समस्या ये है, समस्या ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, इनको सताने से इनको बहुत मजा आता है, ऐसा बात नहीं है। अरे इनको पता है कि भैया सत्ता में रहने से ही बढ़िया मज़े से जीवन जिया जा सकता है, और सत्ते में रहने के लिए हम लोगों को बहुसंख्यक दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने हिंदू नाम का शब्द का इस्तेमाल किया बहुसंख्यक दिखने के लिए। अगर वो इस पहचान का इस्तेमाल ना करे तो क्या खुलासा हो जाएगा। अभी देखिए, जितना ज़्यादा जो पहचान है उतना ज़्यादा विभाजन है। अगर यहाँ पे पहचान बनाने का काम इन लोग नहीं किए होते, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को, अगर आप आदिवासी हैं तो आप लोगों का पहचान है अनुसूचित जनजाति, है ना। अगर आप यहाँ पे अनुसूचित जाति से हैं, यानी कि हमारे सतनामी भाई हैं, हमारे और भी जो भाई हैं जो 18 जाति के लोग हैं, उन लोगों का पहचान क्या हो जाता संविधान के अनुसार? अनुसूचित जाति। और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी हैं उनका पहचान हो जाता अन्य पिछड़ा वर्ग। तो बात ही खत्म है ना। लेकिन वो संवैधानिक पहचान को दबाने के लिए आप लोगों के पास में धार्मिक पहचान को उछाला जा रहा है। ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये हिंदू है। षड्यंत्र समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसा होने के वजह से जो आदिवासी कथाकथित हिंदू धर्म को मानता है
वो आदिवासी एक आदिवासी से नफरत कर रहा है, और वो ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है, उसको नफरत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके दिमाग में जहर डाला जा रहा है। मुंह से एक बार जहर खिला दिया जाएगा ना भाई, तो एंटीबायोटिक खाक हुआ क्या बच जाएंगे, लेकिन जो कान से जहर डाला जाता है ना, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और ये जो काम है ये आरएसएस कर रहा है दिन रात। आप लोग जो न्यूज़पेपर 100-200 रुपया हर महीने प्रति माह के खर्चे से खरीदते हैं ना, वो खबर नहीं है, वो षड्यंत्र है, वो जहर है। वो अपने आँख के माध्यम से और कान के माध्यम से दिमाग में घुस रहा है और देश में नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहला काम करो, अखबार पेपर को पढ़ो, उनके षड्यंत्र को समझने के लिए, उनका अनुयायी और भक्त बनने के लिए मत पढ़ो। और टीवी भी कभी देखना है ना, तो षड्यंत्र के हिसाब से देखो, तब जाके समझ में आएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप उनके गुमराही में फंस जाएंगे, उनके षड्यंत्र में फंस जाएंगे और अपने भाइयों से नफरत करना शुरू कर देंगे। बहुत भयंकर मसला है। इसीलिए उन्होंने धर्म का मामला खड़ा किया, धर्म का पहचान को दिन रात प्रचार कर रहा है, दिन रात प्रचार कर रहा है, ताकि ये लोग लड़ना शुरू करें। अब बताओ, आदिवासी लोग 801 जाति के लोग हैं, उनकी सिर्फ एक पहचान है कि भाई ये सामाजिक के नाम से वो लोग आदिवासी हैं और संवैधानिक नाम से अनुसूचित जनजाति हैं। लो लड़ो, किस में लड़ोगे? लेकिन अगर उसी को बोला जाए कि सरना ही ओरिजिनल है, हिंदू ही ओरिजिनल है और ईसाई विदेशी है, लड़ाई होगा कि नहीं होगा? जो बंदा अपने आप को सरना धर्म का अनुयायी मानता है वो ईसाइयों को हे दृष्टि से देखेगा, और जो अपने आप को हिंदू अनुयायी समझेगा वो सरना को और ईसाई को हे दृष्टि से देखेगा। इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता विदेशी ब्राह्मण है। इसीलिए मैं रूपनारायण एक्का पूरे होश हवास के साथ में आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप उनके बहकावे में मत लड़ो। वो अगर आपको बोलेंगे तुम ईसाई हो, तो आप बोलो हम अनुसूचित जनजाति के हैं। उल्टा तरफ से, जैसे उन्होंने सिखाया कि भैया उपवास रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप एक नंबर के मतलब कि धर्मी इंसान हो जाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा ब्राह्मण प्रचार प्रसार करता है कि नहीं करता है? तो हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग उल्टा तरफ से काम करते हैं। वो बोला कि उपवास करना, मैं 6 टाइम खाना शुरू किया। फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब सामने वाला भिड़ेगा तो उसका क्या होगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? हर जगह षड्यंत्र है, हर जगह षड्यंत्र है। हमारे लोगों को बोला फलाना का बेटा बहुत शरीफ इंसान है, तो शरीफ इंसान किसको बोला जाता है पता है? जो नहीं झगड़ सकता है और अपने आप को शरीफ बोलते बोलते, अपने आप को संस्कारी बोलते हुए, अपने आप को सीधा साधा बोलते हुए, अपने आप को भोला भाला बोलते हुए पूरा समाज गुलाम हो गया। आपको क्या लगता है हमारा जो आदिवासी समाज है सो 1700 लड़ाई लड़ा है, सीधा साधा लोग लड़ाई लड़ पाता है क्या? हमारा वास्तविक इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। और किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे? मजा आ रहा था इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हमारे समुदाय को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। कोई भी आदमी शौक से लड़ाई नहीं लड़ता है, जब सामने परिस्थिति खड़ा हो जाता है तो लड़ाई लड़ता है। तो हमारे वास्तविक इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। ये 4 शब्द में हमारे समाज को निपटा दिया। ये शरीफ आदमी है, ये सीधा साधा है, ये भोला भाला है, ये संस्कारी है। ये चारों शब्द बराबर सत्यानाश। आप मेरे को शरीफ ना बोलो, लेकिन जब अभी जैसे हमारे भरत घोगरे ने बताया कि ये बहुत लड़ने भिड़ने वाला आदमी है, हमारे समाज को एक शरीफ आदमी बच्चा पाएगा कि लड़ने भिड़ने वाला आदमी? तो कैसा बच्चा पैदा करोगे? शरीफ बच्चा पैदा करना पसंद करोगे कि लड़ने भिड़ने वाला? बहुत सारी षड्यंत्र है, छोटा छोटा षड्यंत्र है। मैं आपके आपस की जो घटना है उस घटनाओं को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो साथियों, हम लोगों को अलग अलग बंटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप अनुसूचित जनजाति होने के ऊपर में गर्व कीजिए। आप पूरे जो आदिवासी लोग हैं आप उनको बोलो कि आप अनुसूचित जनजाति से हो। आजकल हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम उरांव हो क्या, तुम कंवर हो क्या? हम लोग उनको बोलते हैं आप लोग गोंड लोग हो क्या, आप लोग संथाल हो क्या, मुंडा लोग हो। बाबा साहब अंबेडकर की जो तमाम लड़ाई का अगर आप सारांश निकालेंगे तो उन्होंने पूरे 801 जातियों का एक पहचान देने का काम किया था संविधान के अंदर में, और उस पहचान का नाम है अनुसूचित जनजाति।
एसटी, और हम लोग ब्राह्मणों के झांसे में आकर उनके षड्यंत्र में फंसकर 850 जो जातियों को मजबूत करने में हमारे लोग लगे हुए। तो 801 जाति को मजबूत करोगे तो 801 पहचान होगा कि नहीं होगा? 801 पहचान जो हो जाएगा, सब अपने अपने पहचान पे गौर करेंगे तो लोग एक हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाएंगे। तो बाबा साहब के अनुभव और उनके तजुर्बे के हिसाब से अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप लड़ाई को जीत पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग आपको षड्यंत्र के तहत में पूरा का पूरा बर्बाद करता रहेगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मुख्य वजह ये है साथियों कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और शासन में बैठे रहने के वजह से हमारे लोगों के बीच में धार्मिक लड़ाई करवा रहा है, और वो लड़ाई लड़वा रहा है और हम लोग उस लड़ाई में हम लोग फंस जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मंत्र बता के जा रहा हूं, आप लोग कभी नहीं फंसेंगे। अभी जैसे आप लोग कहीं पे आराधना करते हैं, कहीं स्तुति करते हैं और बजरंग दल के लोग आ जाते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है आपका जहाँ पे निवास स्थान है ना, जहाँ पे आपका निजी प्रॉपर्टी, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी ज़बरदस्ती घुस नहीं सकता है। मतलब कि कानून के दायरे में आप आ रहे हैं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैं किसी के निजी प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुस ही नहीं सकूंगा, मैं, हमारे विरोध में धारा लग जाएगा। तो सामने वाला अगर आपके घर में घुस रहा है, आपके स्तुति स्थल पे घुस रहा है, तो पहला जुर्म तो वही कर रहा है ना। हम लोग साहब बहुत सारे हमारे जो पास्टर साथी हैं उनको कई दफ़े बोले कि इनके विरोध में काउंटर FIR करो, लेकिन हमारे जो पास्टर साथी लोग हैं इस बात को गंभीरता से ना लाते, छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं, हम तो प्रभु के आदमी हैं, छोड़ देते हैं, और वहां से उनका हौसला बढ़ता है। और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जुर्म करने से ज़्यादा बड़ा गुनाहगार जुर्म को सहने वाला होता है। इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? मैं बिल्कुल जुर्म बर्दाश्त नहीं करता, वो चाहे कलेक्टर हो, SP हो, DSP हो, कोई भी हो, मैं जुर्म बर्दाश्त नहीं करता। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और इस वजह से मेरे साथ में कभी मॉब लिंचिंग हुआ ही नहीं है। ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जसपुर जिला में रहता हूँ, जसपुर जिला में रहता हूँ, और जिला मुख्यालय के अंदर में मैं काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को, भारत मुक्ति मोर्चा को, बामसेब को बढ़ाने का निरंतर काम कर रहा हूँ। वहाँ के लोग आके आपके ऊपर यहाँ पर प्रताड़ना करते हैं, और मैं तो वहीं पे रहता हूँ, मेरे को तो प्रताड़ना नहीं करते। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, तो इसका जो सीधा सीधा संबंध ताकत का है, जानकारी का है। मेरे ऊपर ऐसा करेंगे, मैं एट्रोसिटी एक्ट में केस करूंगा। मैं, मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसेंगे तो लोग मेरे को क्या धमकी देगा? सबसे पहले मैं उनको कूटूंगा। मैं, बात समझ में आ रहा है? तो जब मैं एट्रोसिटी एक्ट में उनके खिलाफ में FIR दर्ज करूंगा, उनको हमारे निजी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती घुस रहे हैं इसके विरोध में केस दायर करूंगा, तो फंस रहे हैं उन लोग। तो ये जानकारी आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको इस्तेमाल करें इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं किसी बात को, जानकारी को जब आपको समझ में आता है, उस जानकारी को जब आप हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है ज्ञान। जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूं ये जानकारी है, लेकिन जैसे इस जानकारी का इस्तेमाल आप अपने समुदाय को बचाने करेंगे वो ज्ञान है। वो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर में ताकत का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, पूरे भारत देश के अंदर में अभी विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। सबसे पावरफुल संगठन है, जहां पे पूरे देश के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, जितना भी संगठन घुटना टेक दिया है, उस जगह से ये भारत मुक्ति मोर्चा का काम शुरू हो रहा है। जहां पे लोगों को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ में कैसा बोले, भारत मुक्ति मोर्चा शुरू वहीं से होता है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कैसे बोलें, भारत मुक्ति मोर्चा का काम वहीं से शुरू होता है। अभी हम लोग कार में आ रहे थे तो एक सज्जन हमको फ़ोन किए और बोल रहे हैं कि अरे यार, ये भारतीय जनता पार्टी का CM बना हुआ है, आप लोग इतना धड़ल्ले से काम कर रहे हैं ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि भैया हम लोग इसके एक्सपर्ट लोग हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है वो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है आई स्पेशलिस्ट होता है, वैसे हम लोग लड़ने के मामले में एक्सपर्ट हैं। हम लोगों को पता है कि कहाँ पे कैसे लड़ा जाए। आप लोगों को जानकारी होगा, हम लोग अभी 9 फरवरी को जो CM है
छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक, उसके ऊपर में एफआईआर करने का हम लोग ज्ञापन सौंपे थे कुनकुरी थाना में। तो जो ताकत है ये संगठन के माध्यम से मिलता है। अगर आपको ताकतवर बनना है साथियों, तो आपको भारत मुक्ति मोर्चा के सभा में जैसा आज बैठे हैं ऐसा आपको बैठना पड़ेगा। आप इसके संगति में बैठेंगे तो आपको संवैधानिक दायरे में कैसे लड़ना है उसकी समझ बढ़ेगी। और जो वामन मेश्राम साहब है, जो पिछले 48 सालों से भारत मुक्ति मोर्चा को हमारे पूरे देश में जो चला रहे हैं, हमारे लोगों को जानकारी कर रहे हैं, उनका निजी 48 साल का अनुभव है और हमारे महापुरुषों का 5000 साल से लड़ाई लड़ने का यहाँ पे अनुभव है। उस अनुभव को भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के कार्यकर्ता आप लोगों को बताते हैं। और इसकी समझ नहीं होगी, आप लड़ने जाएंगे तो भैया पूरा गुड़गोबर होने वाला है मामला, आप लोग उल्टा फंस जाएंगे। लेकिन अगर यहां से प्रशिक्षण लेके अगर आप अपनी जवाब देंगे, आपके दुश्मन को देंगे, आप लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए साथियों, ये जितने भी जो लोग हैं, विदेशी ब्राह्मण है, जो कांग्रेस पार्टी का मालिक है, जो भाजपा का मालिक है, ये लोग आप लोगों को विभिन्न तरीके से बांटे। 801 जाति में बांटे, आपको धर्मों में बांटा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जो ईसाई धर्म को स्वीकारने वाले हमारे गांव देहात के ST SC OBC लोग हैं, आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा। अरे बड़े शहर में चले जाइए, ईसाई धर्म को मानने वाला ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण को पकड़ के जो RSS के लोग हैं क्यों मॉब लिंचिंग नहीं करता है? दिमाग है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए। हमारे बहुत सारे जो अन्य जाति के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन लोग भी तो ईसाई धर्म को मानता है। लेकिन ईसाई धर्म में जो जनरल कैटेगरी के लोग जो ईसाई धर्म को मानता है, उनके साथ में मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होता है? उनके साथ में सतावन क्यों नहीं होता? क्योंकि अरे भाई, जो सता रहा है और मान रहे हैं उन लोग एक ही लोग हैं। तो लोग अपने लोगों को बचाता है और ST SC OBC के लोगों के ऊपर में प्रताड़ना करता है। तो ये लोग अभी धर्म के नाम पे सतावन हो रहे थे। और यही लोग एक समय पहले, जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था 1950 से पहले, जाति के नाम पर प्रताड़ित हो रहे थे। तो जो 57 है कम नहीं हुआ है, आप ऐसा मत भूलिए। 1950 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय आप लोगों को जाति के नाम से पीटा जाता था, वर्ग के नाम से पीटा जाता था, आदिवासियों को मार मार के जंगल में भगाया गया था। आप लोगों को लगता हो कि आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, वो जंगल में रहेंगे। अरे कोई शौक से जंगल में रहता है क्या? अभी साहब, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एकदम बीहड़ जंगल में जाना है, मतलब कि आपको सुविधा विहीन स्थिति में जीना है, आप जाएंगे वहां पे? तो हमारे लोगों को ना पल पल में 2-2 कदम में हमारे साथ में षड्यंत्र किया गया। बोला जाता है कि भैया जंगल में शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। तो जो शुद्ध ऑक्सीजन जंगल में मिलता है, ऐसा प्रमोट करने से हम लोग जो जंगल में रहने वाले लोगों को, जो हमारे घर के आजू बाजू में बहुत जंगल होता है, तो हम लोगों को प्राउड फील होता है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं। एक बात को गौर करो, अगर ये बात इतना ही महत्वपूर्ण होता तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई उधर नहीं बसता। कहाँ पे बसता? जंगल में बसता। नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं बैठता, वो होकोड़ लाता पहाड़ के ऊपर में जाके बैठता वो आदमी। तो ये जो प्रचार बना के इन लोग जो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है ना, ये बहुत भयंकर मसला है। आप लोगों को सीधा सीधा नजर नहीं आने वाला है, हर 2 कदम में षड्यंत्र है। अभी तक जो जीवन को जी रहे हैं, ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन जीना तो अभी आज़ादी के बाद में हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग अभी विदेशी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। और विदेशी ब्राह्मण ने आप लोगों के दिमाग में अब कितना सोच सकोगे कंट्रोल करके रखा हुआ है। किताब उन्होंने लिखा, इतिहास उन्होंने लिखा, डेली सुबह शाम न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को उपवास करने से बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था, लेकिन आज बताया उपवास बिल्कुल मत करना। ब्राह्मण अगर बोले 3 टाइम खाना है तो आप 6 टाइम खाओ, और ब्राह्मण जिस को मना करे उसी को खाना, तब जाके आपको सही होगा। ब्राह्मण बोलता है कि राजनीति मत करना, बहुत गंदा चीज है, पूरे के पूरे लोग राजनीति में आओ, है ना। उसके बाद में बोलता है कि गौर से हिंदी बोलो, मैं बोलता हूं गौर से इंग्लिश बोलना शुरू करो।
इंग्लिश बोलोगे तो क्या होगा, आप 200 देश के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 200 देश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो जापान का जो पॉलिसी है देश को चलाने का, चाइना की पॉलिसी है, थाईलैंड की पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी है, ब्रिटेन का, जर्मन का पॉलिसी को आप समझ पाओगे ना। ये सब षड्यंत्र है। गौर से हिंदी बोलो, गर्व से हिंदी का सिग्नेचर करो। और हिंदी मीडियम भैया, अमेरिका आज पूरे 100 साल भारत से ज़्यादा एडवांस चल रहा है। यहाँ पे इस हॉल के अंदर में ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसका अमेरिका के लोगों के साथ में बातचीत होता होगा। तो जब मुख्य धारा के लोगों के साथ में हमारी वार्तालाप को ही कट कर दिया और हम लोग बोल रहे हैं कि अरे हम लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी में बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अरे ये सब आपको बर्बाद करने का तरीका है। और हमारे लोग हिंदी में गाना गा के पूरी तरह से पूरा बर्बाद हो जा रहे हैं, उसमें गर्व कर रहे हैं। अरे 200 देश की जो कनेक्टिविटी है वो इंग्लिश में है और आपको सुबह शाम क्या बोल रहा है, गौर से बोलो हिंदी में, गौर से सिग्नेचर करो हिंदी में। एक गर्व फर वाला बात नहीं है, ये आपको गुलाम बनाने का षड्यंत्र है ताकि आप लोग देश के साथ में, अन्य देशों के साथ में, 200 देशों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी ना बढ़े, उसका षड्यंत्र है ये। अगर आप सोचो साहब एकदम फर्राटेदार आप इंग्लिश बोल रहे होते तो 2-4 फॉरेनर दोस्तों तो होते आपके, फिर वो बोलते कि हमारे इधर अभी पूरा जो बुलेट ट्रेन है 800 की स्पीड में चल रहा है और इधर ऐसा है कि ट्रेन समय पे ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो जापान की तकनीक और भारत की तकनीक में आप कंपेयर करते कि नहीं करते? हर कदम में समस्या है, हर कदम में इन्होंने साजिश और षड्यंत्र को घुसेड़ा है, इसलिए हमारे लोग बर्बाद हो गए। और हमारे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं थे, हमारे लोग जिस भी काम को पकड़े हैं वो अव्वल दर्जे का काम किए हैं। हमारे लोगों के पास में जब राजपाट था, है ना, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, ये पूरे विश्व के अंदर में सबसे बेहतर सभ्यता में गिना जाता था। उसका निर्माण कौन किया? हमारे लोग किए थे। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी था, वो यूनिवर्सिटी में विदेश से लोग पढ़ने आते थे, वो यूनिवर्सिटी हमारे लोग बनाए। बोला जाता है कि राजनीति के अंदर में बहुत यहाँ पे समस्या है, बहुत यहाँ पे गंदगी है, बहुत सारी यहाँ पे दिक्कत का विषय है। भारत के अंदर में बाबा अंबेडकर जैसे विख्यात हमारे बीच में राजनेता पैदा हुए और उन्होंने हमारे लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। अगर आप सकारात्मक रूप से इसका तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि उसके राजनेता बनने के वजह से हमारे बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव आया। और प्रचार में क्या बोला जा रहा है, राजनीति मत करना, बहुत गंदा चीज है, राजनीति में काम करने से अच्छा चपरासी बन जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आदमी जब राजनीति में घुसता है अंबेडकर बन जाता है। और आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि भैया आप लोग चपरासी बनना, आप लोगों का प्रमोशन। अरे जैसे तैसे तो सरकारी नौकरी लग जाए, जैसे तैसे सरकारी नौकरी लगेगा, भृत्या का नौकरी लगेगा, चपरासी की नौकरी लगेगा, कलेक्टर आपके समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ में आवाज उठा पाओगे क्या? बनना कैसा है? कलेक्टर सूचा बनना है ना? बनना कैसा है? मतलब कि जितना भी जो बड़ा बड़ा पद है, बड़ा बड़ा जो पोस्ट है, ये तमाम बातें हैं, ये आप लोगों को अमल में लाना है। एक तरफा जिंदगी नहीं जीना है, आपको ऑलराउंडर जिंदगी जीना है। एक तरफा जिंदगी नहीं जीना है, ऑलराउंडर जिंदगी जीना है, तभी आप सुखी रह पाएंगे। आपको पढ़ाई में अव्वल दर्जा में आना है, आपको अव्वल दर्जा का विश्वासी बनना है, अव्वल दर्जा का पास्टर बनना है, अव्वल दर्जा का साइंटिस्ट बनना है, अव्वल दर्जा का पॉलिटिशियन बनना है, अव्वल दर्जा का संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता बनना है, पदाधिकारी बनना है, एक बढ़िया बेटा बनना है, एक बढ़िया पिता बनना है, एक बेहतर पति बनना है, एक बेहतर पत्नी बनना है। ये तमाम चीज़ें बल्कि एक बेहतर जिंदगी होता है। आप एक में सही रहे, दूसरा में गड़बड़ रहे, काम नहीं होगा ना, बिल्कुल काम नहीं होने वाला है। तो हमारे लोगों के पास में ये जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन आया हुआ है और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा काम कर रहा है, मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से अपील करूंगा, बड़ी तादाद में यहाँ पे जुड़िए।
और यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाइए, क्योंकि एक छोटे से समय के अंदर में 20-25 मिनट के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कोशिश करते हैं बहुत सारी बातों को कवर करने का, लेकिन हो नहीं पाता है, समय बहुत छोटा होता है। तो एक दिवसीय प्रशिक्षण के अंदर में जब हमारे पास 4-5 घंटा का सफिशिएंट टाइम मिलता है ना, उस दरमियान में हम लोग बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने में कामयाब होते हैं। मैं अंतिम में कंक्लूजन आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं ये जो विदेशी ब्राह्मण है, ये जो लोग हैं आपके समाज के दुश्मन हैं। आप लोगों को बर्बाद करने के लिए नियंत्रण षड्यंत्र के माध्यम से आप लोगों के समाज में, वो चाहे धर्म की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, उसके माध्यम से घुसपैठ करके आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और हम सभी जितने भी जो भारत मुक्ति मोर्चा के साथी लोग हैं, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथी लोग हैं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से, कि इसकी काम की रफ्तार को बढ़ाया जाए और तमाम हमारे भारत देश के अंदर में जो 100 करोड़ उन्मूल निवासी हैं उनको भारत मुक्ति मोर्चा में, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में, जो ईसाई हैं उनको राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में उनके साथ उनको जोड़ा जाए और प्रशिक्षण देकर इस संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमारे समाज को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हम लोग अपने लोगों को बताएंगे, ताकि आने वाले समय पे किन्हीं के ऊपर में सतावन ना हो सके, किन्हीं के ऊपर मॉब लिंचिंग ना हो सके, और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से हमारे लोगों को हम लोग सुरक्षित रख सकें और समाज में भाईचारा निर्माण करेंगे और शासन और प्रशासन में भी भाईचारा निर्माण करेंगे। और आप तमाम साथी लोग आने वाले समय पे शासक बनने की तैयारी कीजिए, छोटा मोटा काम मत कीजिए। छोटा सोचना गुनाह है साहब, छोटा सोचना अपराध है। बाबा भीमराव अंबेडकर बोले हैं, छोटा सोच क्राइम है। आप लोगों को लगता है कि मैं किसी को थपिया दूंगा वही क्राइम है, हाँ, छोटा सोचना भी क्राइम है। और छोटा सोचने के लिए ब्राह्मण आपको मजबूर किया है। जैसे एक मशहूर कहावत है साहब, क्या बोलते हैं कि जितना बड़ा चद्दर है उतना ही बड़ा टांग फैलाओ। ऐसा ज़्यादा फैला दोगे तो क्या दिक्कत है? मैं तो ज़्यादा ही फैलाया। मेरे को बोलते थे कि तुम छोटा सोचो, इतना बड़ा बड़ा मत सोचो। उसी समय मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया। मैं बोला औकात से बड़ा ही सोचूंगा, औकात से बड़ा ही सोचूंगा। अभी भी उसी सोच के वजह से मैं लोकसभा का मैं फॉर्म भर रहा हूं। मैं जब भी काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़ा ही सोचेंगे, बड़ा ही काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, इसमें कोई मिक्स मिलावट नहीं। और यही चीज आप लोगों को भी अमल करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा सोचना है। और ये सब कहां से आता है? संगति से आता है। तो आप लोग बहुत अच्छा संगति कर रहे हैं और संगति करने की वजह से बदलाव आ रहा है। और इधर भी संगति करना है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा संगति किए उसके बाद में छोड़ दिए, बदलाव नहीं आने वाला है। परमानेंट संगति कीजिए, जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि हर समस्या का जो जड़ है वो पैसा है, ऐसा बोलते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, नहीं आप लोग मत बताओ, आप लोग बताओ, कितने लोग करोड़पति हो? कितने लोग आप लोग करोड़पति हैं? कितने लोग आप लोग करोड़पति हैं? मेरा पूछने के मतलब ये है, हर समस्या का जड़ पैसा ही होता तो हमारे लोगों के पास में 57 क्यों होता? समझ में आ रहा है बात? तो हर समस्या का जड़ कौन है? हर समस्या का जड़ पैसा नहीं है, हर समस्या का जड़ ब्राह्मण है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए पैसा को समस्या का जड़ मत समझना। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को दाम दे देना, हम लोग पेट्रोल डाल के दूसरे जगह जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। पैसा को समस्या मत समझना, समस्या ब्राह्मण है, क्योंकि वो धर्म के नाम पे आपको लड़वा रहा है, धर्म के नाम पे आपको सतावन कर रहा है, आपका अधिकार छीन रहा है, आपका शिक्षा छीन रहा है, आपके बच्चे जो कलेक्टर बन सकता है उसको चपरासी बना रहा है, आपस में भाईचारा को तोड़ के मरोड़ के झगड़ा लगवाने का काम कर रहा है। आप बताओ, समस्या पैसा है कि ब्राह्मण है? समस्या पैसा है कि ब्राह्मण है? समस्या पैसा है कि ब्राह्मण है? और इस समस्या से दूर रहो, इस समस्या से बचो। ना इस समस्या को विधानसभा में साथ दो, ना इस समस्या को लोकसभा में साथ दो, बिल्कुल साथ मत दो। साथ किसको देना है? आपके अपने लोगों को साथ देना है, ताकि आने वाले समय पे छत्तीसगढ़ के अंदर में जब संवैधानिक पद पे आपका आदमी बैठेगा और हमारे साहब को जाके अरेस्ट करेगा और हमारे जो विश्वासी है फ़ोन करके बोलेगा, उदाहरण के लिए अभी हमारे जो सुनील साहब इधर बैठे हुए हैं, सुनील साहब अभी मतलब ऐसा मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। मैं इसको इंस्पेक्टर भी बोल सकता था, लेकिन मैं शुरू में ही बोला ना, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं छोटा नहीं सोचता हूँ।
अभी हमारे छत्तीसगढ़ के ये गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के बाद में सेकंड नंबर का पावरफुल पोस्ट है। हम पावरफुल पोस्ट में बिठा रहे हैं हमारे दोस्त को, सुनील को, कि ये गृह मंत्री हैं। और हमारी जो बहन जी है वो फ़ोन करके बोल दी कि दादा हमारे गांव में ऐसा ऐसा 57 हो रहा है। उसके बाद में ये पूछिएगा कि आप कौन सा थाना क्षेत्र से बोल रहे हैं, तो बहन बताएगी मैं तो पत्थलगांव थाना क्षेत्र से बात कर रही हूँ। हमारे जो गृह मंत्री महोदय हैं छत्तीसगढ़ के, तत्काल थाना प्रभारी पत्थलगांव को फ़ोन लगाएगा। उसके बाद में फिर उसको हड़काएगा। क्या बोल के हड़काएगा? अबे गधे, जब संविधान तुमको धर्म मानने की आज़ादी दे रहा है पूरे लोगों को, तो साला तुम डिस्टर्ब करने वाला कौन होते हो? हम तुमको यहीं से खड़े खड़े बर्खास्त करेंगे और तुम्हारे पिछवाड़े में 100 लात मार के एक गिनेंगे। तो वो जो थाना प्रभारी है आपके साथ में अन्याय अत्याचार कर पाएगा क्या? अगर बजरंग दल के गुंडे और अगर विश्व हिंदू परिषद के गुंडे लोग आप लोगों को 57 करेगा और ये हमारे गृह मंत्री होंगे, ये उनको अंदर घुसेड़ देगा कि नहीं घुसेड़ेगा? घुसड़ाएगा। उसके बाद में चक्की पिसिंग उन लोगों को करवाएगा। इसलिए व्यवस्था बदलना है और हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मूल निवासियों का राज लाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप सभी लोग हम लोगों को साथ सहयोग देंगे और आने वाले समय पे बेहतर समाज का हम लोग निर्माण करेंगे, बेहतर शासन प्रशासन का निर्माण करेंगे। और इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ, साथ सहयोग महसूस कर रहा हूँ और आप लोग हमें ऐसा करने के लिए साथ देंगे। इसी बातों के साथ में साथियों आज की बातों को मैं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।